Hello friends, I CMA-CS Sangeet Saurabh has came up today to guide you all on how to pass the government examinations in the finance domain and company secretary domain without taking any coaching. Today we have with us CA Anush Tandon sir, who is working in the Eastern Coalfields Limited, which is a subsidiary of Coal India Limited, and he has a very vast experience. He has cracked several government examinations in the finance domain like FCI, Coal India and others, and he would basically guide you all on how to pass the government examinations without taking any coaching. This podcast will be extremely helpful for government job aspirants and particularly to the NHPC aspirants because the NHPC exam is about to come. Sir has made the list of several topics which are very much relevant for the government examinations, and if you prepare for that topic, that will help you all in a very fine way. Sir, please enlighten our students on how to pass the government examinations. But before that, please give a brief introduction of yours. Over to you, sir. Hello, all future government officer. Myself, C. Anush Tandon, currently working in Taxation Department of Eastern Coalfield Limited. The current topic that we will discuss right now is the technical syllabus that would be covering government exams. So very much I would say that the topic would be covered is the not the in-depth topic. That would be you should have a brief idea just about जैसे कोई भी सेक्शंस के बारे में, ठीक है, आपको पूरे इन डेप्थ नॉलेज नहीं जरूरी है, ठीक है, आप उसको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज अगर है कि हाँ ये सेक्शन इसका है, ठीक है, इसमें पर्टिकुलरली अगर सपोज करिए मैं एक कंपनी लॉ के एक सेक्शन की बात करता हूँ, ठीक है, जैसे ऑडिट कमिटी, ठीक है, तो ऑडिट कमिटी के अंदर सारे पॉइंट्स आपको नहीं रिमेंबर, उससे जैसे कंपोजिशन की बात है, ठीक है, या फिर ठीक है उसमें कंपोजिशन में भी क्या कंपोजिशन एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं, ठीक है, जैसे आपको नंबर ऑफ मेंबर्स भी याद है तो वो सारी चीजें मतलब आपको मैटर करती हैं, ठीक है, ज्यादा एक ब्रीफ मतलब एक तरह से मतलब नॉलेज चाहिए, पूरे एग्जैक्ट नॉलेज आपका नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि ये सिलेबस आपको इंटायर फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक मतलब डाइवर्स करना, ठीक है, एकदम याद करना वो पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज के लिए। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि किसी भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने का एक कहीं ना कहीं एक पैटर्न होता है, ठीक है, तो पैटर्न क्या है कि गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ टॉपिक्स क्या होते हैं कि कवर हमेशा डेफिनेटली मतलब ये टॉपिक्स रिपीटेड होते हैं इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, तो आप उन टॉपिक्स को पहले कवर करिए रादर देन एंटायर सिलेबस करना, जो कि मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, मैं नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाता है। तो मैं संगीत साहब से बोलूंगा कि वो कुछ इन टॉपिक्स के बारे में, ठीक है, जो स्लाइड्स हम लोग ने बनाई हैं तो वो डिस्कस करें, ठीक है, जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी फाउंडेशन के टॉपिक से, ठीक है, जो कि फाउंडेशन के सारे टॉपिक्स जो कि मेनली पूछे जाते हैं। तो संगीत जी सर बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। फ्रेंड्स, अगर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की अगर बात की जाए तो जैसा कि सर ने बताया कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में आपके क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि आपसे बहुत डेप्थ क्वेश्चन पूछी जाती है। आपसे बेसिकली आपका जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन टेस्ट करता है वो बेसिकली आपका एक इंटरमीडिएट लेवल के नॉलेज टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग अपने करियर में प्रोग्रेशन करते चले जाते हैं, जैसे सपोज करिए मैं प्रोफेशनल कोर्स की बात करूं, CA, CMA, CS इनकी बात करूं, तो हम लोग धीरे फाउंडेशन इंटर करके फाइनल पास कर जाते हैं। तो फिर फाइनल पास करने के बाद क्या होता है कि हम लोग काफी बड़े बड़े चीज तो सॉल्व करने लगते हैं, बट हमसे छोटी छोटी चीज छूटने लगती है। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये सारी चीज काफी रेलिवेंट होती है। हम लोगों ने मिलकर एक लिस्ट बनाया है अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए कि जहाँ पर इन सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो उसको हम लोगों ने ABC एनालिसिस किया है। तो आई वुड से यू ऑल कि आप लोग भी अपने पेन पेंसिल ले लें, कॉपी ले लें और इससे आप नोट करते जाएं। कुछ जो कैटेगरी A की चैप्टर्स है वो आप जरूर से करें, कैटेगरी B के चैप्टर्स पे थोड़ा कम एम्फेसिस कर सकते हैं और कैटेगरी C को आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी टाइम कॉन्स्टेंट रहती है। बहुत से लोग हो सकते हैं इनमें जो कि जॉब कर रहे हो, साथ में गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपेयर कर रहे हो। बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि CA, CMA, CS की या फिर MCOM वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो टाइम कॉन्स्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक लिस्ट प्रिपेयर की है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा फर्स्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो बेसिकली फाउंडेशन के अकाउंट्स है।
वैसे अगर देखा जाए सिलेबस में, तो सिलेबस इज इनफाइनाइट, और सारे, इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप सारी चीजों को कर लीजिए, तो फिर कोई तो रिस्क की चांसेस नहीं रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकली हम भी उस फेज से निकल के हैं, आप लोग भी उस फेज पे हो गए या उस फेज से निकलने वाले हो गए, तो आपको भी एहसास होगा कि 100% कवरिंग ऑफ द टॉपिक इज नॉट पॉसिबल, एंड एटलीस्ट यू शुड कवर द इंपॉर्टेंट एरियाज विच आर बीइंग वेरी मच रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। तो अगर फाउंडेशन अकाउंट्स की अगर बात करें, तो इसमें जो पेपर हमारे लिए काफी रिलेवेंट होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में से इसका बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट, ये काफी एग्जामिनेशन पूछते हैं कि एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ कमीशन, इनसे रिलेटेड जनरली एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर आ जाया करता है। तो इसका जो बेसिकली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो आप जरूर आप देख के जाओ। फिर दूसरी आपकी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये आपकी बी लेवल की है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सबसे रेलिवेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन में, जो बहुत हॉट टॉपिक है। इसको अगर आप देखोगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आपके प्रैक्टिकल भी एग्जामिनेशन में आती है, ड्यू डेट वगैरह निकालने को, और इसका आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, वहां से भी काफी पूछा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। इसके बाद देखा जाए तो कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर्स, इसका बहुत कम पूछा जाता है, बट मैंने कुछ एक एग्जामिनेशन दिया था, उसमें मैंने देखा था कि इसका भी, हालांकि मैंने जितने एग्जामिनेशन वगैरह दिए हैं, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर्स काफी कम में आता है। इसी पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है ये सबसे रेलिवेंट है। पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपका गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या फिर इसका गार्डनर वर्सेस मर्रे हो गया, वो प्रिंसिपल हो गया, या फिर इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हो गया, एडमिशन हो गया, चेंज, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारे चीज हो गए, पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह, तो ये आपके काफी रेलिवेंट है। तो ये तो चैप्टर मैं बोलूंगा कि इसके रिवीजन आप काफी अच्छे करके जाओ। पर्टिकुलरली जो एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से पूछते हैं, वो बेसिकली आपकी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इससे पूछते हैं अगर वो प्रैक्टिकल से अगर आएंगे। और अगर एक्ट में अगर आएंगे, अगर लॉ में, तो उसको मैं अलग से आपको बता दूंगा लॉ में, पार्टनरशिप लॉ में क्या पूछते हैं एक्ट। लेकिन यहाँ पर आप गार्डनर वर्सेस मिलरे का प्रिंसिपल, वो काफी पूछते हैं, सेक्शन 48 से रिलेटेड वो भी काफी पूछते हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को आप देख के चल जाइएगा। उसके बाद आपकी इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो है वो एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल थोड़ा कम आता है, बहुत कम आता है एक्चुअली। प्रैक्टिकल देखा जाए, फॉर फीचर इशू वगैरह निकालना है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जनरली बहुत कम पूछते हैं ये। लेकिन इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स अगर है, डीआरआर में कितने % ट्रांसफर करने हैं, डिबेंचर्स आपकी कब रिडीम होगी, प्रेफरेंस शेयर्स कब रिडीम होगी, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो आपके है, ये सारी चीज आपके एग्जामिनेशन में अच्छा खासा पूछा जाता है। मैंने इसे कैटेगरी बी में रखा है। और साथ में कैटेगरी सी में मैंने रखा है कैश बुक, प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी बुक। तो ये काफी इसमें पूछा जाता है, आपके क्लासिफिकेशन की प्रिंसिपल बुक में आएगा, सब्सिडरी में आएगा, कम पूछा जाता है, बट ये भी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ये भी रेलिवेंट है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम आगे बढ़े, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है लॉ, फाउंडेशन के लॉ। फाउंडेशन के लॉ में अगर देखा जाए, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपके सबसे हॉट टॉपिक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप मान के चलिए कि ऐसे शायद ही कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होंगे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस ना पूछे हो। एक दो क्वेश्चंस आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड एक्ट के आपके मान के चलिए होने ही होने हैं। तो इसलिए मैंने इसे कैटेगरी ए में रखा है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, ये भी काफी रेलिवेंट है। इसमें आपका बेसिकली अगर बहुत सारे रेलिवेंट चीज एग्जामिनेशन में पूछते हैं, जैसे पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट हो गई, पार्टनरशिप बाय स्टॉपेल हो गई, तो ये सारी चीजें, तो इससे मैं बोलूंगा इस एक्ट को आप अच्छे से आप रिवीजन एक बार करके चल जाइए। एलएलपी एक्ट वो काफी कम पूछा जाता है, बट एग्जामिनेशंस में एलएलपी एक्ट और आरटीआई एक्ट, ये दो मैं बोलूंगा कि एक बार आप ओवरव्यू बस देख लीजिए इनका। आप कब तक, जैसे आप आरटीआई कब तक फाइल कर सकते हो, सीपीआईओ पास आप कब जाके फाइल कर सकते हो, एलएलपी एक्ट आपकी इन्फोर्समेंट डेट, तो हल्का सा ब्रीफ प्रोविजन आप इसके ब्रीफ में देख के, समरी से आप देख के चल जाइएगा। और जो सबसे हॉट टॉपिक है गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का, वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 हो गई, ये सारी चीज सब जो है, एकोमोडेशन बिल हो गई, ड्यू डेट हो गई, तो ये सारी चीज काफी ट्रंकेटेड इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गई, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे आप एग्जामिनेशन में आप जाओगे तो इसे आप अच्छे से करके जाना। लॉ में फाउंडेशन लेवल पर अगर देखा जाए तो मेजरली इतने ही टॉपिक को भी कवर अप करते हैं। इसके आगे अगर हम बढ़े इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होता है इकोनॉमिक्स को टच करते हैं, कोई इकोनॉमिक्स को टच नहीं करते हैं, बट जनरली इकोनॉमिक्स का कुछ एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाया करता है। तो एक ब्रीफ आइडिया इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर है जो कि हम लोग काफी फाउंडेशन में पढ़ चुके रहते हैं, बट जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने करियर में, इंटरमीडिएट पास करते हैं, फाइनल पास करते हैं, तो फिर हमारे इकोनॉमिक्स हमारे बेसिकली हमारे सिलेबस का पार्ट बनता नहीं है।
तो फिर धीरे धीरे हम लोग वो रिटेन जो करके रखे थे वो भूलते चले जाते हैं। क्लास 11 में थी, 12 में थी, बट वो छूटता चला जाता है। गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में ये सारी चीज अच्छे खासा पूछ लिया करते हैं। तो इससे आप एक ब्रीफ, इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स में, लेकिन हाँ ब्रीफ, पर्टिकुलरली मैंने जिस टॉपिक को बता रखा है इस सारे टॉपिक को एक ब्रीफ आइडिया आप जरूर ले लो, एक बार रीड आउट कर लो, रिवीजन कर लो, ये आपके काफी रिलेवेंट होगी। जैसे कैटेगरी ए पे मैंने बता रखा है लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये सारी चीज जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया करता है, 1-2 नंबर का आ जाया करता है। डिमांड सप्लाई की आपकी कभी कभी आप बहुत कम, हालांकि मैंने नोटिस किया है कि आपका प्रोपोर्शनेट चेंज वगैरह के इलास्टिसिटी की क्वेश्चन पूछ लिया करता है, और जनरल थ्योरी है वो आ जाया करता है। कैटेगरी बी में मैंने डाल रखा है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ड्यूओपोली। तो इन सब से रिलेटेड कभी कभी एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछ लिया करते हैं। और अगर मनी एंड बैंकिंग अगर देखा जाए तो ये सारी चीज अगर है, अगर आप आईबीपीएस वगैरह के एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के, तो उन सारी चीज में काफी रिलेवेंट होता है। बट इसके अलावा अगर आप देख रहे हो कोई जनरल एग्जामिनेशन दे रहे हो तो चांसेस रहते हैं कि उसमें आपका कभी कभी इन सारी चीजों से पूछ लिया करते हैं। जैसे आरबीआई का बेसिक फंक्शंस पूछ लिया, मनी मार्केट ऑपरेशंस पूछ लिया, सीआरआर अभी कितना चल रहा है वो पूछ लिया, एसएलआर परसेंटेज कितने चल रहे हैं वो सारी चीजों को पूछ लिया। तो हल्का सा कैपिटल मार्केट बारे में हल्का पूछ लिया, मनी मार्केट बारे में हल्का पूछ लिया। एक ब्रीफ ओवरव्यू आप इनको आप लेके चल सकते हो। उसके बाद मैंने कैटेगरी बी में मैंने डाल रखा है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से भी आपका एक क्वेश्चन कभी कभी जाया करता है। कभी आपका एनपीपी पूछ लिया करते हैं उसमें से, कभी एनडीपी पूछ लिया करते हैं, नेट डोमेस्टिक इनकम पूछ लिया, कभी नेट इनकम पूछ लिया करते हैं। तो इसका एक बार जो फॉर्मूला जो होती है उस पार्ट को आप एक बार जरूर से देख के जाए। और लास्ट जो मैंने कैटेगरी सी में बोला है कि आप हल्का सा ओवरव्यू कर लीजिए एफआईआई बारे में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, एफपीआई हो गए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वगैरह हो गए जो कि अब एफपीआई हो चुके हैं, एफडीआई बारे में हल्का सा ओवरव्यू वगैरह ये सब चीज को ले लें, ब्रीफ ले लें, इतना आपकी सेल्फ सफिशिएंट है। फिर अगर हम इंटरमीडिएट लेवल पर अगर आते हैं तो इंटरमीडिएट लेवल पर अगर लॉ में करें तो आपको इंटरमीडिएट लॉ में देखिए कंपनी अकाउंट्स, कंपनी लॉ वैसे तो बहुत वास्ट है। अगर सेक्शन 1 टू सेक्शन 470 की अगर हम बात करें तो वो इतनी वास्ट है कि अब इसमें तो बोला ही नहीं जा सकता कि कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है, काफी वास्ट है। लेकिन फिर क्या है कि फिर फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू सर्टेन लेवल, बिकॉज हमें ये भी देखना है कि हमें एग्जामिनेशन पास भी करनी है। ये अकेले में एक बहुत बड़ा फील्ड है। अगर इसी फील्ड के अंदर अगर हम घुसने लगे तो बाकी सारे पेपर छूट जाएंगे। तो हमें एटलीस्ट इसमें जो सबसे रेलिवेंट टॉपिक जो है, जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा पूछा करते हैं, उसका मैंने एक लिस्ट अपने एक्सपीरियंस से बता रखा है जितना मैंने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दिया था। तो काइंडली आप उसे नोट कर लें। तो मैंने इसमें आपका जो इनकॉर्पोरेशन होगी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हो गई, प्रोस्पेक्टस हो गई, प्रोस्पेक्टस में खास करके टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस बहुत रिलेवेंट, आरएचपी हो गई, ड्राफ्ट रेट प्रोस्पेक्टस वगैरह हो गई, तो ये सब काफी रिलेवेंट है। साथ में आपके अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, इसमें सेक्शन नंबर, इसमें पर्टिकुलरली सेक्शन नंबर टिकट हिट करके वो पूछते हैं, या फिर वीएम में घुमा के भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, कि इस सिचुएशन में कौन सा प्रोस्पेक्टस एप्लीकेबल होगा इस सिचुएशन में। फिर आपके अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज हो गए। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में आपके इसमें फॉर्म नंबर भी कभी कभी पूछ लिया करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके SH7 वगैरह हो गए, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हो। साथ में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर जैसे जो इम्पोर्टेंट इसमें ये पूछते हैं कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने साल में हो सकती है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने साल में हो सकती है, ट्रांसफर टू DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितने % जाते हैं। तो ये सब इनके हॉट टॉपिक्स होते हैं जो ये पूछा करते हैं। उसके अलावा डिपॉजिट्स ये पूछ लिया करते हैं, सेक्शन 72, 76, 76A वगैरह जो रिलेटेड हल्का सा बिल्कुल लाइट में डिपॉजिट्स वगैरह ये पूछ लिया करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें ऑडिट एंड अकाउंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो सेक्शन 139 टू सेक्शन 148, इसमें काफी कुछ कवर अप हो जाता है। सेक्रेटरियल ऑडिट हो जाती है। कुछ चीज की आपको स्पेसिफिक ध्यान रखनी है कि आप जिस कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर आप एक ऐसी कंपनी के अप्लाई कर रहे हो जो कि आप माइनिंग एंड क्वेरिंग बिजनेस में हो, जैसे कि आप कोल इंडिया के ले सकते हो, NMDC के ले सकते हो, इस टाइप की कंपनी, तो इसमें ये स्पेशल फोकस करते हैं कॉस्ट ऑडिट पोर्शंस पे। फाइनेंशियल ऑडिट तो जनरल होता ही, बट इन सारे पोर्शंस पे वो काफी ज्यादा फोकस करते हैं। तो आप इसे बिल्कुल भी लाइटली छोड़ के आप नहीं जा सकते हो। बट अगर कोई सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री वगैरह की अगर आप कर रहे हो तो उसमें बेसिकली वो कॉस्ट ऑडिट पोर्शन को बहुत ज्यादा इन जनरल वो पूछते नहीं है। तो एक तो आप ये माइंड मेकअप कर लो कि आप कौन से एग्जामिनेशंस दे रहे हो। बट इन जनरल आपकी अकाउंट्स एंड ऑडिट हो गई, वो काफी रिलेवेंट हो जाती है। पर्टिकुलर ये 3 ऑडिट जो मैंने आपको बता रखा। डायरेक्टर्स और बोर्ड मीटिंग, इसमें आप
तो बोर्ड मीटिंग की आप ड्यूरेशंस वगैरह हो गई, आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई बोर्ड मीटिंग की हो गई, फिर आपके मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। इसमें आपके इंपॉर्टेंट एक चीज और भी पूछ लिया करते हैं कि लिस्टेड कंपनी के केस में आपके मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, अनलिस्ट उसी प्रकार से आप, तो ये सारी चीज आपकी रेलिवेंट टॉपिक्स हो गई। मैनेजरियल रिवोल्यूशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैनेजरियल रिवोल्यूशन एग्जामिनेशन में पूछ लिया करते हैं। साथ ही साथ देखा है तो ये जनरल मीटिंग सेक्शन 96 वगैरह ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये थोड़ा फॉर्म नंबर भी कभी कभी पूछ लिया करते हैं, जैसे AOC 4 हो गई, MJT 7 वगैरह हो गई, तो ये भी कभी कभी स्पेसिफिक फॉर्म नंबर वाइज पूछ लिया करते हैं। इसे आप थोड़ा स्ट्रेस करके देख सकते हैं। डिविडेंड सेक्शन 123 ये आपसे जनरली इसमें ये पूछा करते हैं कि आपकी कंपनी कोई लॉस में अगर है और उसमें डिविडेंड दे सकते हैं कि नहीं, तो इसमें एक छोटा सा एक क्राइटेरिया कैसे कौन से ये मीट पूछ होगा। सकते हैं, तो ये अपने रिलेवेंट है। IBC का आप हल्का सा ओवरव्यू कर लो, लाइट ओवरव्यू कर लो। ओवरव्यू बेसिकली हम जैसे बोल सकते हैं कि उसकी एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, प्लस उसकी डेफिनेशन, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर की डेफिनेशन, प्लस क्लेम लगाने की लिमिट, आपकी कितने टाइम में क्लेम लगवाना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें ज्यादा नहीं, ठीक है, या फिर लिमिट आपकी, ठीक है, कब तक आपका CRP कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें इन डेप्थ, ठीक है, आपका कोड कब आया, सिंपल सा कोड कब आया, कब एप्लीकेबल हुआ, प्लस इसमें एक्सटेंशन कितने दिनों का होता है। और एक चीज और मैं बोला चाहूंगा, कंपनी लॉ की सारी डेफिनेशंस जरूर कवर करनी चाहिए, जैसे स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, छोटे छोटे टॉपिक है। स्मॉल कंपनी के अलावा डोरमेंट कंपनी इसमें मेंशन किया हुआ है सर ने, तो वो चीजें हैं। और डेफिनेशंस बाकी, हाँ, स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन, स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन, ये सारे टॉपिक्स जैसे जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं, ठीक है, आके मतलब हमको लगता है कि ये तो बहुत छोटी चीजें, ये तो मैं पता होनी चाहिए थी। और फिर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक एग्जामिनेशन में जो पूछा करता है वो बेसिकली CSR से रिलेटेड सेक्शन 135, इसमें काफी अमेंडमेंट भी आ चुका है, तो CSR को एक बार आप जरूर गो थ्रू करें, ये एग्जामिनेशन में काफी। एक चीज और मैं इसमें मेंशन मैंने नहीं किया, वो NCLT है, सेक्शन 132, नाफ्रा। तो नाफ्रा और NCLT ये दो ऐसा चीज है जो कि अब एग्जामिनेशन में आपका 1 नंबर का पूछ लिया करता है, रिसेंट टॉपिक है, नई टॉपिक है, इनको आप देख लिया करें। तो कंपनी लॉ में बेसिकली इतने टॉपिक को आप जरूर से एक बार ओवरव्यू कर लो। इसके बाद फिर आपके पास टाइम बचे तो बहुत सारे टॉपिक है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है, वाइंडिंग है, बहुत सारे वो आप कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट इतने टॉपिक को आप हाँ, जरूर लेकिन करते उसमें जाओ। आप, उसमें एक चीज है जैसे कॉमन है कि आपका वाइंड अप का, ठीक है, पेमेंट का, ठीक है, पेमेंट का क्या प्रपोर्शन होना चाहिए, क्या कौन सा ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर क्या रखे हैं। जब एलाइड लॉ की अगर बात करें तो एलाइड लॉ में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज बेसिकली ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड एंड बोनस, ये 3 एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट्रीज एक्ट का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जनरली पूछ लिया करता है। इसमें बेसिकली आपका एडोलेसेंट का एज क्या होती है वो पूछ लिया करते हैं, कभी कभी एप्लीकेबिलिटी वगैरह पूछ लिया करते हैं, तो लाइट ब्रीफ में से आप लेकिन एग्जामिनेशन पूछा करते हैं, तो मैंने इसे कैटेगरी B में मैंने दे रखा है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कभी कभी पूछ लिया, कैटेगरी C में मैंने दे रखा है, एक ओवरव्यू ले लें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का लेके। और एक GFR रूल्स 2017 जो है, GFR रूल्स, तो GFR रूल्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज के करेंट डेट में अगर आप देखा जाए तो आप इसे जरूर करके जाए, क्योंकि एक अभी एग्जामिनेशन हुई थी लास्ट ईयर, आप सब बहुत लोगों ने, आप लोगों ने दिया भी होगा, IWAI की, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उसमें अगर आप देखोगे कि टोटल आपके क्वेश्चन में से जो फाइनेंशियल पार्ट उन्होंने पूछ रखा था, मैक्सिमम क्वेश्चन में सिर्फ GFR रूल से, बिल्कुल ऐसा लगा कि उन्होंने टारगेट कर रखा है कि उन्हें सिर्फ GFR से ही पूछना है, बाकी उन्होंने पार्ट से बहुत कम पूछा। तो मैं ये बोलूंगा कि GFR उसको B पे रखा जाए, और एक बार आप इसे जरूर ओवरव्यू होके, एक ओवरव्यू आप होके एक बार से आप देख लिया करें। और इसके आगे जहाँ तक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है तो इसमें बिल्कुल बहुत कम एग्जामिनेशन पूछा करते हैं, एक लाइट आप ओवरव्यू बस कर लो, शॉर्ट एनालिसिस हो गई, या फिर आपकी 6 सिग्मा हो गई, या फिर आपकी बेंचमार्किंग हो गई, और BPR हो गई, और ये सारी चीज़ों को आप कर लो। थोड़ा सा आपकी जो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है, जैसे कि आपकी प्लानिंग हो गई, स्टाफिंग हो गई, कंट्रोलिंग, हल्का सा ओवरव्यू आप इसे ले सकते हो। तो ये ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। FM का काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे तो FM अपने में बहुत वास्ट है, लेकिन फिर भी इसको मैंने थोड़ा समराइज कर दिया है फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो पूछा करते हैं। तो इसमें काइंडली आप नोट करते जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं, इसमें आप नोट करते जाए। नेट वर्किंग कैपिटल हो गई, डेट इक्विटी रेशियो हो गई, प्रोप्राइटरी रेशियो हो गई, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो हो गई, डेट सर्विस कवरेज रेशियो हो गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गई, ROE हो गई,
ईपीएस हो गई, पी रेशियो हो गई और डीपी रेशियो हो गई। तो इसे आप एक बार प्रैक्टिस करके एक बार सिंपल फॉर्मूला देख के चल जाइए कि इसमें क्या होती है, सिंपल क्वेश्चन पूछा करते हैं। लेवरेज को मैंने सी लेवल पे रखा है, कभी कभी ये डीओएल या फिर आपका एफएल वगैरह पूछ लिया करते हैं, बहुत कम बट पूछ लिया करते हैं। फॉर्मूला बस आप देख के चल जाइए, सफिशिएंट है। कैपिटल बजटिंग के को ये काफी पूछा करते हैं एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। कैपिटल बजटिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ये ज्यादा पूछा करते हैं वो एनपीवी है, आईआरआर है, पेबैक पीरियड है, तो इन सारी चीजों को ये पूछ लिया करते हैं। और एक चीज जो एग्जामिनेशन में ये कम से कम पूछ एक दो क्वेश्चन डाल दिया करते हैं एफएम में से, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पर्टिकुलरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वो पोर्शन जो कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्योरी से डील करता है। इसमें से आपका अलग अलग मॉडल आता है, जैसे एनआई अप्रोच हो गई, एनओआई अप्रोच हो गई, या फिर आपकी बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई। तो इन सारी चीज़ों को, या फिर आपकी सीएपीएम हो गई, ये सीएपीएम का काफ़ी पूछा जाता है। सीएपीएम कैलकुलेट, इसका इनफैक्ट प्रैक्टिकल भी आता है आपको कैलकुलेट करने के लिए, कि आपको वो सारा बीटा वगैरह दे देता है, उससे आपको सीएपीएम निकालना पड़ता है। तो वो भी आपके एग्जामिनेशन रेलिवेंट है। और थियोरेटिकल पर्पज के लिए सीएजीआर भी, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो भी इंपॉर्टेंट है। इतना आप देख लें। हल्का सा आप लोग जो मैंने सी रेटिंग में मैंने दे रखा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो गई, और उसके जनरली वो ऑप्शंस दे दिया करते हैं कि इनमें से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन अगर रखना होता है तो थोड़ा उन्हें अगर टफ करना होता तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की फुल फॉर्म देते हैं कि इकरा की फुल फॉर्म बता दीजिए, केयर की फुल फॉर्म बता दीजिए, इस तरीके से। और थोड़ा सा उन्हें टफ करना पड़ता रेटिंग है। का भी इसमें ठीक है, रेटिंग के सारे के क्या क्या है, ठीक है, जैसे बहुत सारी रेटिंग्स होती हैं, ठीक है, तो कौन सी ग्रेड पे, ठीक है, क्या है, तो वो भी ग्रेड्स के बारे में भी एक ओवरव्यू होना चाहिए आपको। और साथ ही साथ आपके जो हल्का सा आप देख सकते हो, दैट इज बेसिकली आरबीआई, ए ब्रीफ फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई स्टैब्लिश कब हुई थी, 1954 स्टैब्लिश कब हुई, उसकी ब्रीफ फंक्शन क्या है, जैसे मनी मार्केट ऑपरेशन वगैरह करती है, बहुत सारी चीजें। तो एक ब्रीफ फंक्शन हल्का आप इसे देख सकते हो। तो ये बेसिकली आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रही। और एक चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप जिस भी इंडस्ट्री की आप एग्जाम दे रहे हो, उस कंपनी की आप देखो कि वो कौन सी कंपनी, वो कौन से प्रोफाइल में काम कर रही है, वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है, उनके करेंट अभी चेयरमैन कौन है, एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है, उसकी करेंट फाइनेंशियल्स क्या है, एक बार ओवरव्यू। हार्डली आपको इन सारी चीजों को देखने में आपको 5 मिनट भी समय नहीं लगेगा। तो हल्का सा आप उनका ओवरव्यू ले लें। और इसके आगे की जो है, मैं ओवर टू यू सर। सर बताएंगे आगे के बाकी पेपर को कैसे कवर अप करना है। सर ओवर टू यू। सबसे पहले मैं बात करूंगा अकाउंट्स, इंटरमीडिएट अकाउंट्स। तो इंटरमीडिएट अकाउंट्स सबसे पहले तो एएस की बात करते हैं। एएस और इंडियस दोनों ही बात कर लेते हैं। तो इसमें जनरली आपका स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री से। एएस2 में, एएस2 में नॉर्मली क्या होगा, सिंपल से कोई कैलकुलेशन आप करा देगा कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, सो दिया रहेगा सिचुएशन, तो आपको उसमें मतलब बताना पड़ेगा कि ये एट द एंड ऑफ, ठीक है, ये कि इन्वेंट्री की क्या वैल्यूएशन आएगी। और कैश फ्लो में जनरली बता देगा, एक्टिविटी आपको बता देगा कि फाइनेंसिंग है या ऑपरेटिंग है, सिनेरियो दे देगा, आपको पता ना रहेगा। तो एएस3 हो गया। हाँ, एएस4 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से। इसमें यार बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है, तो इस पे थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं इसकी स्टडी बना के एमसीक्यूज आते हैं, हिट होते हैं, और ये कहीं ना कहीं 1 मार्क्स जनरली मिल जाता है आपको, एक हर दूसरे एग्जाम में मिल जाएगा देखने को, जनरली मैंने देखा है। और इसके इन डेप्थ होता है कि कहीं ना कहीं वो लगता है कि आपको लगेगा कंफ्यूजन हो सकती है इन चीजों पे। तो मैं आई वुड से 4 और 5 जनरली आपको देख के जाना कम से कम। तो और उसके अलावा सारे आपके एएस नॉर्मली आप नंबर्स याद कर लो, काफी बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और मैं अगर एएस बोलूंगा तो थोड़ा 22 थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, आपको खाली एक का कंपैरिजन करने का, मतलब डिटेल निकालने का। उसी तरह एक और इम्पेयरमेंट का कहीं ना कहीं फॉर्मूला, तो वो इम्पेयरमेंट वाला AS28 आपका। बाकी सारे तो नॉर्मल आपके एएस है, या AS10 भी बोलना पड़ेगा। वहां कहीं ना कहीं आपका कैपिटलाइजेशन की कॉस्ट निकालने को आ जाता है, या फिर डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने को आ जाता है। तो कहीं ना कहीं एएस के नंबर्स, बाकी जो मैंने बात की थी कि ये मतलब टॉपिक्स कवर कर लेते हैं एएस में। फिर उसके बाद करते हैं हम इंडियस के बारे में। इंडियस में आपका, ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सारे सीक्वेंस आपको याद करने ही पड़ेंगे। इंडियस के नंबर्स तो भाई कहीं ना कहीं आपको पूरे याद करने पड़ेंगे। एएस को तो सब याद हो जाते हैं, लेकिन इंडियस कहीं ना कहीं याद करना थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि ये थोड़ा सा कहते हैं कि टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है लर्न करने के लिए, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे।
तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए नया जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं टॉपिक क्या करता है, एग्जामिनर हिट करने की कोशिश करता है। जैसे इंडेक्स 115 वो कहीं ना कहीं न्यू टॉपिक है, तो वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे 115 हो गया, या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ठीक है, आपका 32 हो गया, 107 और 109 हो गया। तो ये इंडेक्स ठीक है पर्टिकुलरली एग्जाम भी वो फॉलो करता है, क्योंकि चाहता है क्योंकि आप इन सब के बारे में आइडिया हो, तो वो इनके नंबर्स पूछ लेता है। या फिर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट 19 आपका हो गया। उसके अलावा आपका गवर्नमेंट ग्रांट ये सब जनरली पूछता तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसमें पर्टिकुलरली क्या बोलूं, मैं सारे बोलूंगा, मैं तो यही बोलूंगा कि एटलीस्ट आपको सारे इंडियंस के नंबर तो पता ही होने चाहिए, क्योंकि बहुत इजी मार्क्स है। फिर बात करते हैं आपका, ठीक है, बोनस इशू, राइट इशू, बाय बैक ऑफ शेयर। इसमें आपका क्या कंडीशंस आप देख लो, ठीक है, आपका कंडीशंस मीट हो रही हैं, इसमें कैलकुलेशन आपका आ जाता है, ठीक है, तो वो पार्ट आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा रॉयल्टी अकाउंट में आपका डेड रेंट, मिनिमम रेंट, जैसे आपका शॉर्ट वर्किंग वाला रिकूप अमाउंट। फिर इसके बाद अंडर राइटिंग ऑफ, ठीक है, आपका शेयर्स और डिवेंचर। इसमें आपका ये क्वेश्चन जनरली आता है कि आप 5% या 2.5%, ये सिंपली कैलकुलेशन, ठीक है, आपको पूछ लेता है क्या कमीशन लगेगा। बाकी आप बात करते हैं हम ऑडिट से रिलेटेड क्या आपका सारे आपको नंबर्स याद होने चाहिए, कहीं ना कहीं सारे के सारे नंबर्स आपको 700 से सारे सीरीज आपके पता होने चाहिए, और आपको फिर स्टार्टिंग के भी सारे सीरीज। तो इसमें तो और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या होता है, कंफ्यूजन होता है 600 वाली सीरीज में। वहां पे क्या होता है, कौन सा एक्सपर्ट वाला है, कौन सा इंटरनल वाला है, टेक एक्सपर्ट है, तो वो 600 की सीरीज में बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन होती है 600 की सीरीज में। फिर इसके बाद ये सारे मैं जो बता रहा हूँ कि ये आपके एसएस नंबर्स हैं, तो वो आपको याद करने चाहिए। जैसे 500 के ऑडिट एविडेंस के, फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन का, फिर आपका हम बात करते हैं तो ऑडिट के, ठीक है, डॉक्यूमेंट ये सैम्पलिंग का, तो ये सारे एनालिटिकल प्रोसीजर का, आपका गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, तो ये सारे एसएस नंबर, ठीक है, आपको कवर करने चाहिए। फिर इसके बाद करते हैं हम कॉस्टिंग के स्टैंडर्ड्स जो जनरली यहाँ पे भी जनरली बोलेंगे, जैसे ये आपका कास्ट 10 हो गया, डायरेक्ट कॉस्टिंग का। फिर इसके बाद आपका, ठीक है, 2 हो गया, फिर ब्रीफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो देखना आपको। फिर इसके बाद आपका से सारे फॉर्म्स, कॉस्ट ऑडिट के फॉर्म्स, CRA 1, CRA 2, CRA 3, CRA 4, इससे रिलेटेड। फिर अब ये हो गया हमारा ऑडिट से रिलेटेड सारी बातें। फिर हम बात करते हैं टैक्स से रिलेटेड। टैक्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है, आपको सारे आपके इनकम के हेड जनरली मैं बोलूंगा सैलरी का हेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलरी के हेड्स के बारे में मतलब कि सारे आपको कैलकुलेशन करने, HRS से रिलेटेड, ग्रेचुइटी से रिलेटेड, लीव इनकैशमेंट से रिलेटेड, इनसे आपको क्वेश्चन नॉर्मली मिल ही जाएंगे। उसके बाद पीजीपी आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका सेक्शन 35, ठीक है, सेक्शन 35 हो गया, और या फिर आपका छोटे छोटे टॉपिक्स बोले तो डेप्रिसिएशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स जरूर कवर करना, जैसे आपका टी और रबर वाले केस में, ठीक है, कितना % प्रॉफिट है कैलकुलेशन करना, तो वो सारे टॉपिक्स। और उसके अलावा जैसे पीजीपी हो गया, फिर मैं बोलूंगा आपका कैपिटल गेन में भी सब आपके डिडक्शन वाले 54 से जो सीरीज चालू होती है, तो वो चीजें कवर करना, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना, ठीक है, फिर एग्जम्पशन का अमाउंट याद रखना, सारी चीजें। कैपिटल गेन के बात करते हैं हम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जनरली आपका सिंपली कोई क्वेश्चन भी दे देता है, ठीक है। इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा एग्जामिनर का जो रिलेवेंट टॉपिक होता है, दैट इज बेसिकली सेक्शन 56 to 10, जो पहले 56 to 7 हुआ करता था। तो अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगर आ रही है, तो इसमें सबसे मेजर चांस रहता है कि आप इस पे एक तो ध्यान रखो। दूसरी बात, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गिफ्ट। तो इसमें गिफ्ट में वो काफी फंसाया करते हैं एग्जामिनर, कभी वो एट अ टाइम ऑफ मैरिज देके फंसाएंगे, कभी बर्थडे, ये तो इसको एक बार आप अच्छे से एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी है। फिर बात करते हैं, ठीक है, सेट ऑफ के बारे में। सेट ऑफ के सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो सेट ऑफ का आपको कहीं ना कहीं सारे रूल्स में आपका क्या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये जनरली क्वेश्चंस फ्रेम होता है, ठीक है, कि काफी कंफ्यूजन हो जाती है इससे रिलेटेड। सेट ऑफ के बाद हम बोलेंगे आपका क्लबिंग ऑफ इनकम भी हॉट टॉपिक है।
वहां पे भी आपको फंसाते हैं ये कि क्या ये इनकम किसके साथ क्लब होगी, हस्बैंड की अगर इनकम है तो किसके साथ क्लब होगी, या फिर माँ बच्चा है तो कितनी डिडक्शन 1500 की डिडक्शन मिलती है, तो वो डिडक्शन का कंप्यूटेशन वो चीजें। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, हाँ टोटल इनकम भी आपकी बात कर लेते हैं, टोटल इनकम का कैलकुलेशन आपका कैलकुलेट करना, फिर उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करना उस पे उस अमाउंट पे। फिर टॉपिक एडवांस टैक्स में आपका ठीक है रेट कौन सा लगेगा, मतलब आपके चार मतलब जैसे आपका पीरियड है तो कब कब कितना कितना जमा करना है। फिर आपका टीडीएस बहुत टॉपिक है, वहां पे आपको सारे रेट्स पता होना चाहिए, ठीक है आपकी क्या लिमिट है उस मतलब मिनिमम क्या लिमिट है तब कब एप्लीकेबल होगा और क्या रेट रहेगा। प्लस डिडक्शन चैप्टर 6 की सारी डिडक्शंस इसमें तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। हाँ इसमें अगर मैं बोलूं पर्टिकुलरली इटी जे जे ए, ठीक है इटी जे जे के अलावा आपका मेडिकल में भी, क्योंकि वहाँ सारे कंडीशन है कि अगर सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए अलग है, हाँ मैं अलग है। फिर उसमें कैश का पेमेंट कितना तक अलाउड है। फिर इसके बाद ड्यू डेट्स में आपका फाइलिंग ऑफ रिटर्न की क्या ड्यू डेट एप्लीकेबल होगी। तो इसी के साथ मैं अब बात करता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका ठीक है जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपका जीएसटी में टॉपिक आपका रहेगा सबसे पहले कि ओवरव्यू आपका होना चाहिए, जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ, किस डेट से एप्लीकेबल हुआ। हाँ पहले आपको ये भी याद होगा जीएनके में बाद में आया, जीएनके में आपका ये लेट आया, तो ये चीज याद रखना है। जेएनके का टॉपिक आपका पूछता है कि ये जेएनके में कब से एप्लीकेबल हुआ, फिर उसके बाद किस आर्टिकल नंबर से इसकी एप्लीकेबिलिटी हुई, फिर आपका जीएसटी काउंसिल का कौन से आर्टिकल से गवर्न हुआ। ये सारे टॉपिक्स एक जनरल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो हमारे ये सारी चीजें। फिर हमारे ये कौन से कहाँ से मतलब कंट्री से अडॉप्ट किया गया, कौन सा मॉडल हमारे यहाँ एप्लीकेबल हुआ। फिर इसके बाद जनरल बात करते हैं मिक्स सप्लाई कंपोजिट, ये आपका नॉर्मली आपको आइडिया होता ही है कि क्या है ये मिक्स सप्लाई है क्या कंपोजिट सप्लाई, आइडेंटिफाई करना। फिर इसके बाद करेंगे आरसीएम के सारे केसेस, गुड्स भी सर्विसेज भी दोनों। और फिर इसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई तो आपका इंडेप आपको पता होना चाहिए, ये टॉपिक तो हर क्वेश्चन हर एग्जाम में ही आना प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके साथ हाँ एक चीज और मैं बोलूंगा, टाइम ऑफ सप्लाई का एक चीज, टाइम ऑफ सप्लाई में आपका जो रेट चेंज होता है वो अलग कैलकुलेशन का कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन वो भी एक दो एग्जाम में कहीं ना कहीं घूम के आ जाता है, तो वो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि वो भी कवर कर लेना, एक क्लास वाला सिर्फ, ठीक है रेट ऑफ ड्यूटी जहाँ चेंज होता है। उसके बाद वैल्यूएशन रूल्स में आपका सारे टॉपिक्स आपके जब कि आपका ये रिलेटेड पार्टी है तब वो वाले रूल्स कवर करने हैं, सारे कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ठीक है उसकी कैलकुलेशन करना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आईटीसी में आपका ब्लॉक क्रेडिट जनरली पूछ लेता है कि ये क्रेडिट कौन सा ब्लॉक है क्या, तो वो चीजें। फिर इसके बाद ईवे बिल से भी पूछता है कि ये ईवे बिल की एप्लीकेबिलिटी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर आपका बात करते हैं उसकी, ठीक है इसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करा लेता है, ठीक है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। फिर इसके बाद ई कॉमर्स और इको के बारे में भी टॉपिक वैसे ऊपर कवर हो गया है आपका आरसीएम, अगर वहां पढ़ेंगे तो वहां पे भी इको के बारे में कवर कर लिया गया है, लेकिन उसको मैं और वैसे इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि वो हॉट टॉपिक है, वो भी कहीं ना कहीं कवर होता है, तो उस चीज के लिए मैं वो बोल रहा हूँ दोबारा से आपको। रिटर्न्स के बारे में मैं बात कर रहा था, ड्यू डेट भी बोला मैंने आपको कवर करने को। इसके साथ हाँ और एक चीज और, पेनल्टीज आपकी बहुत सारी हैं, ठीक है इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में बहुत सारी पेनल्टी है, नॉर्मली आप कवर कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं कस्टम की बात। कस्टम में ठीक है आपका बहुत सिंपल से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक्स हो गया, बैगेज हो गया और वैल्यूएशन हो गया। छोटा टॉपिक है, जल्दी आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग में। उसमें सबसे पहले मैं मटेरियल कॉस्टिंग में बात करता हूँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, स्टॉक लेवल, जस्ट इन टाइम और इन्वेंट्री की अकाउंटिंग। और फिर उसके बाद करते हैं लेबर में आपको बहुत ज्यादा इंडेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, दो फॉर्मूले हाल से और रोहन का फॉर्मूला, ठीक है ये दोनों फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले से कभी और मतलब क्वेश्चन आते हैं, कम आते हैं जनरली। फिर उसके बाद रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग में आपका निकालने का प्रोसीजर सारा, एबनॉर्मल लॉस का कंप्यूटेशन। फिर इसके बाद वेरिएंसेस आपको निकालने के सारे फॉर्मूले स्टैंडर्ड में।
प्लस मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ये यहाँ से भी टॉपिक, मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा बजटिंग की थ्योरी, फिर उसके और साथ ही साथ आपको सारी डेफिनेशंस, कुछ सारे छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको, मतलब जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है वो पार्ट को कवर करना। हाँ, बजट में मैंने एक चीज मैं मिस आउट कर गया, बजटिंग में आपका सारे बजट के सारे आप टाइप जीरो बेस बस्टिंग, और एक और छोटा टॉपिक पेरेटो एनालिसिस, तो इन्वेंट्री में एबीसी एनालिसिस, ये सारा मतलब ये टॉपिक के साथ मैं एंड करता हूँ कॉस्टिंग के टॉपिक। Friends, I think this podcast would have been extremely helpful to you all. इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने कोशिश किया कि फाइनेंस रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशंस हुआ करती है उस, और अगर आप खुद अगर सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो उसमें आप सेल्फ स्टडी से आप कैसे प्रिपरेशन करो, तो उस पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोगों ने एग्जामिनेशंस पास्ट में दिया था और बहुत सारे एग्जामिनेशंस हम लोगों ने क्रैक भी किया था, तो उस अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड हम लोगों ने उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोगों ने निकाला और आप लोगों के साथ साझा किया। और सर ने भी अपने सारे एक्सपीरियंस से इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया जिससे कि आपका गवर्नमेंट एग्जामिनेशन निकालना काफी आसान हो जाए। सर आप सर आज अच्छा कुछ टॉपिक्स में जीएसटी का भी ठीक है जैसे कवर करना मैं भूल गया था, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का लिमिट, ठीक है आपका लिमिट पर्टिकुलर किस स्टेट में ठीक है लिमिट रहेगी गुड्स के लिए या सर्विस केस में, और रजिस्ट्रेशन के अलावा एक चैप्टर और ठीक है छोटा चैप्टर में कंपोजिशन का, ये भी ठीक है टॉपिक मैं जीएसटी में वहां पे मेंशन करना भूल गया था। तो ये दो टॉपिक्स भी ठीक है आपको कवर कर लेने चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं बोलूंगा कि आपको रिवीजन करते रहिए, काफी सारे रिवीजन। देखिए ये सारी चीजें क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो ये क्या होते हैं हमको क्या करना है कि इनको पॉइंट्स को रिमेम्बर करना बहुत जरूरी है। जैसे कंपनी लॉ में बहुत सारी लिमिट्स है, तो वो रिमाइंडर करना डे टू डे पे ठीक है आपको बहुत जरूरी है। टैक्स के सारे अमेंडमेंट्स कवर करना, क्योंकि काफी सारे अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो वो चीजें कवर करना। इट्स दैट्स इट। फ्रेंड्स, एक क्रक्स पे अगर बोला जाए तो अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस फाइनेंस रिलेटेड दे रहे हो तो एक क्रक्स पे ये है कि आपने जो फाउंडेशन में पढ़ा है, आपने जो इंटरमीडिएट में पढ़ा है और आपने जो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है, ये आपके सबसे रेलिवेंट होती है। मैक्सिमम टॉपिक आपके इसी से पूछी जाती है। और आई थिंक दैट दिस पॉडकास्ट वुड हैव बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू यू ऑल। और अगर ये पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा, अगर आपको थोड़ी सी भी अगर आपको इससे अगर फायदा अगर मिली, तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इस पॉडकास्ट में अनदर सीरीज भी हम लोग फ्यूचर में लेके आएंगे और बहुत सारे एमिनेंट फैकल्टीज वगैरह जिन्होंने खुद गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस क्रैक किया हुआ है, प्रोफेशनल्स वगैरह हैं, उनसे हम लोग आपको रूबरू करवाते रहेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।